छात्रों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर से। छात्रों, आज हम भारतीय जनसंख्या नीति के बारे में चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा का विषय इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी है। लेक्चर्स को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करें तथा अपने सुझाव एवं प्रश्न को हम तक कमेंट के द्वारा प्रेषित करते रहें, जिससे आपके प्रश्न का सही उत्तर सहज और सरल भाषा में हम आप तक प्रेषित कर सकें और इस कड़ी को और मजबूत और प्रभावशाली बनाया जा सके। Please subscribe and like this channel and send your suggestions and questions to us by comments so that the answer of your questions can be sent in a simple and easy manner, and this link can be made more effective for you. छात्रों, इस लेक्चर्स में हम भारत की जनसंख्या नीति के बारे में प्रारंभ से आज़ादी के बाद से चर्चा प्रारंभ करेंगे और उन कड़ियों में करते हुए आज तक की जनसंख्या नीति का पूरा विश्लेषण करेंगे। भारत की वर्तमान जनसंख्या नीति की क्या क्या विशिष्टताएं हैं और उस पर क्या क्या मुख्य बिंदु शामिल किए गए हैं, इन समस्त चीज़ों की चर्चा हमारे इस लेक्चर्स के अंतर्गत आप तक पहुंचाई जाएगी। छात्रों, अर्थशास्त्र की भाषा में किसी विशेष स्थान पर निवास करने वाले मानव प्रजाति को, लोगों को, उस क्षेत्र की जनसंख्या कहा जाता है। जबकि इसी विचारधारा को समाजशास्त्र के विचारधारा में देखा जाए तो मनुष्यों के संग्रह को जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। अब जिस देश में, जिस क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है, समय समय पर उनमें परिवर्तन होता रहता है, उनके आकार में वृद्धि होती रहती है, उनके मात्राओं में वृद्धि होती रहती है। इसे जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। और जब यह परिवर्तन एक सीमा से अधिक हो जाता है तो इसके लिए सरकार को कुछ रीतियां बनानी पड़ती हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाने पड़ते हैं, कुछ नीतियां बनानी पड़ती हैं। इसी नीति को हम जनसंख्या की नीति कहते हैं। इसी नीति को पॉपुलेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। छात्रों, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपना लिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हमारे यहाँ बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, विकास में होने वाली बाधाओं को देखते हुए, उसी समय हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के रूप में जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए थे। वर्ष 1952 में भारत विश्व का पहला देश था जिसने जनसंख्या स्थिति के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम में एक तरह से परिवार नियोजन के कार्यक्रम पर जोर दिया गया था। जन्म दर को कम करने के लिए प्रयास किए गए थे ताकि आबादी को एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे स्तर पर स्थिर किया जाए जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आने वाली चुनौतियों से निभा सके, आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार कर सके। तो भारत वह देश है जिसने विश्व में सबसे पहले ही जनसंख्या नीति के बारे में, जनसंख्या संरक्षण के बारे में, जनसंख्या नीति के निर्माण के बारे में पहले पहल की थी। भारत का इतिहास जनसंख्या नीति का 1952 से ही प्रारंभ माना जाता है। छात्रों, परिवार नियोजन के प्रति कटिबद्धता की आवश्यकता 1961 की जनगणना के बाद ही महसूस की गई, जब यह पाया गया कि जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि की दर आशाओं से कहीं ज़्यादा थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनसंख्या समृद्धि में स्थिरता लाना आयोजन का केंद्रीय उद्देश्य होना चाहिए तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए। 1966 में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा शहरी विकास मंत्रालय के पूर्ण विकसित परिवार नियोजन विभाग की स्थापना की गई और प्रशासनिक संरचना में राज्य स्तर पर गठित परिवार नियोजन तथा स्वैच्छिक आधार पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया है। इसलिए परिवार की कोई भी व्यक्ति गर्भधारण के उपायों को रोक सकता था या गर्भ निरोधन के विधियों का प्रयोग कर सकता था। इस नीति को कैफेटेरिया दृष्टिकोण कहा जाता है। परिवार को परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु व्यापक जन जागरण कार्यक्रमों का भी प्रचार प्रसार किया गया। तो 1966 से 1959 की जो अवधि है वो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के लिए
स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का रहा है। ये भारत के 1960 से 1970 के दशक के बीच का जनसंख्या कार्यक्रम है, जनसंख्या का नीति का इतिहास है। छात्रों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही परिवार नियोजन को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस कार्यक्रम में छोटे परिवार के लाभ, परिवार नियोजन की विधियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तथा परिवार नियोजन की सामग्री एवं सेवा का त्वरित रूप से उपयोग बढ़ाना, ये लक्ष्य रखा गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम की उतनी ही प्राथमिकता दी गई जितना कि चौथे पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसी योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को स्वास्थ्य, मातृ कल्याण, शिशु कल्याण तथा पोषक सेवाओं के साथ एकीकृत रूप से जोड़ दिया गया था। 1976 से पहले भारत में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए ऐसे प्रयास किए जाते रहे। ऐसे प्रयासों के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रण करना और परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना, यह भारत के 1960 से लेकर के 1976 के पहले तक का प्रयास है। सरकार द्वारा 1971 में पुरुषों के लिए विवाह की वैधानिक न्यूनतम आयु बढ़ा करके 21 कर दी गई थी और स्त्रियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे कम उम्र पर होने वाले विवाह को अवैध विवाह माना जाता था। तो ये कुछ पहल थे जो भारतवर्ष में जनसंख्या नीति के आने से पहले भारत सरकार के द्वारा एक योजनाओं के रूप में, एक योजनागत निर्धारण के रूप में किए गए। यह भारत के प्रथम जनसंख्या नीति 1976 के पहले का एक स्वरूप है जो जनसंख्या से संबंधित विश्लेषण भारत का प्रस्तुत करता है। छात्रों, सन 1976 में देश में, भारतवर्ष में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस समय सरकार ने परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में जिला परिषद, पंचायत समितियां, सहकारी संगठन, अध्यापकों, श्रमिक संघों एवं स्त्रियों एवं पुरुषों को स्वैच्छिक संगठन के रूप में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। ये सब युक्ति सही थी, उपयुक्त थी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कारगर थी। किंतु एक गलती उस समय भारत सरकार के द्वारा की गई। भारत सरकार ने इस समय सरकारी विभागों को भी जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जिम्मेदारी प्रदान कर दी। सरकार ने लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने और राज्य सरकार को अनिवार्य बंध्याकरण के विषय को कानून बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। और यह इतना जटिल नियम था कि इसको लेकर के तमाम राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गया, आपत्ति होने लगी, लोगों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और अवस्था यह हुई कि भारतवर्ष में आपातकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। भारत में आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन के कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया। यद्यपि आंकड़े हमारे उस समय पक्ष में थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जोर जबरदस्ती के बल पर और प्रबल जनसंख्या नियंत्रण के नीतियों के बल पर जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे हथकंडे को अपनाने लगी, बहुत सारे रीतियों को कठोरता से लागू करने लगी, जिस कारण भारत सरकार उस समय बहुत बदनाम हुई। या कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का यह उपाय जनसंख्या में रोष पैदा करने वाला था। छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को विशिष्ट रूप से योजना का उद्देश्य रखा गया एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। और ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम वही थे जिसकी चर्चाएं 1976 की जनसंख्या नीति में की गई थी। अनिवार्य बंध्याकरण, राज्यों को अपने विकास का 6 से अधिक प्रतिशत जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में व्यय करना, सांसदों के प्रतिनिधित्व की संख्या जनसंख्या के नीति के आधार पर तय होना, किसी भी कर्मचारियों का सरकारी तंत्र में प्रवेश करने के लिए जनसंख्या के अनिवार्य बंध्याकरण के नियम को मानना और हर साल अनिवार्य बंध्याकरण के कार्यक्रमों को बढ़ा चढ़ा करके उस पर भाग देना, उस पर सहयोग करना, ये कुछ ऐसे कदम थे जो भारत सरकार के 1976 के अनिवार्य जनसंख्या नीति के तहत अपनाए गए। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि उस समय यह नीति पूर्णतः फेल हो गई, जिससे बाद में इंदिरा गांधी जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा और उस विरोध को नियंत्रित करने के चक्कर में राज्य में उनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए। और कहीं न कहीं उसी प्रसंग को लोग 1979 के इमरजेंसी के पीरियड से भी जोड़ते हैं। उसके बहुत सारे प्रभाव हैं, बहुत सारे कारक हैं इमरजेंसी के पीरियड के, लेकिन जनसंख्या नीति को भी कई विद्वानों ने उस समय इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार माना था। यह भारत की प्रथम जनसंख्या नीति का एक इंट्रोडक्शन रहा है।
किंतु यह नीति भारत में भले असफल हो गई हो, लेकिन कई विद्वान इसे विश्व के लिए एक पहल मानते हैं। इवन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इसी जनसंख्या नीति को अपनाकर चीन जैसे देशों ने, इसी उपायों को अपना करके चीन जैसे देशों ने अपने यहाँ जनसंख्या के नियंत्रण को करने में सफलता प्राप्त की, जबकि भारतवर्ष में यह नीति पूर्णतः असफल रही। छात्रों, जनसंख्या नीति 1976 के विरोध के पश्चात वर्ष 1980 में योजना आयोग ने जनसंख्या नीति पर एक कार्यदल का गठन किया, जिसने जनसंख्या एवं विकास मापकों के लिए दो तरफा संबंधों की पहचान करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। बाद में 1981 में इसी जनसंख्या प्रावधानों को आधार मानकर जनसंख्या की नीति में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए गए। ये वही संशोधन थे जो 1976 की जनसंख्या नीति को कठोर बनाते थे, उसमें उदारवादिता अपनाई गई, इसीलिए इसको जनसंख्या नीति का संशोधन कहा गया। 7वीं योजना के संपन्न होने के पश्चात एक संशोधित रणनीति में महिला की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु को बढ़ाया गया एवं यह कोशिश की गई कि आय डिफाइन की गई है उस आय से कम आयु वर्ग के महिलाओं का विवाह ना किया जाए, और हो तो उसके लिए सरकार कानूनी प्रावधान अपनाने की बात कर रही थी। आर्थिक एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि लाने के लिए महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी तो जनसंख्या के नियंत्रण पर रोक लगाया जा सकता है, ऐसी कार्य योजना बनाई गई थी। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने की योजना बनाई गई थी। गरीबों के बढ़ते जनसंख्या प्रभाव को देखते हुए इनके गरीबी निवारण के कार्यक्रमों के साथ अत्यधिक समन्वय एवं संपर्क परिवारों को जोड़ने के लिए, अत्यधिक परिवार नियोजन के कार्यक्रमों से परिवारों को जोड़ने के लिए गैर सरकारी संस्थानों को इस योजनाओं में संलग्न किया गया। गैर सरकारी संस्थानों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जनसंख्या के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए, आप कह सकते हैं जागरूकता कार्यक्रम को संचालन करने के लिए इनको महत्व दिया गया था। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाने का प्रयास किया गया था। जब विवाह की उम्र पहले ही बढ़ा दी जाए या बढ़ा दी गई थी, तो इस कारण अब जो कम उम्र में महिलाओं का विवाह होता था और उनकी प्रजननता की दर बढ़ जाती थी, प्रजननता की क्षमता अधिक यूज होती थी, उसमें कमी आने का प्रावधान सोचा गया और इससे प्रोत्साहित होकर के जनसंख्या के लिए जो उपाय अपनाए गए उस पर राज्य सरकारों ने भी अपने सहयोग को करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया, अपने उत्साह को दिखाने का काम किया। महिलाओं की शिक्षाओं पर हर राज्यों ने विशेषकर जोर देना प्रारंभ कर लिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक यह रणनीति लगभग हर राज्यों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया था। लगभग हर राज्यों ने इसको अपने कार्य योजना में शामिल कर लिया था। इसके पश्चात 8वीं योजना के अंतर्गत मानव विकास को एक अंतिम उद्देश्य के तौर पर अपनाया गया। जनसंख्या नियंत्रण को एक अभिमान्यता के तौर पर सूचीबद्ध किया गया। योजना में एक अलग दृष्टिकोण एवं तरीके से अपनाने के लिए नए नए मापकों को अपनाया गया। कई प्रकार के अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कार्य योजनाओं को तैयार किया गया एवं नई जनसंख्या नीति को अपनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। कुछ परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव आए, जिसे राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने अपनाया। बाल विकास की योजनाओं का संचालन किया गया। बाल जीवन बचाने के लिए उपयोग किए गए। महिलाओं के मातृत्व मृत्यु दर को घटाने का प्रयास किया गया। ऐसे कुछ उपाय भी अपनाए गए। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान का काल था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई तो उस दौरान हमारे सेंसेक्स में जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके आधार पर पुनः कुछ छोटे छोटे कदम उठाए गए, जैसे बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकास किया गया। महिलाओं की जो प्रसव थी वह प्रशिक्षित डॉक्टरों के हाथों से कराने का प्रावधान किया गया। बाल मृत्यु दर को रोकने का प्रयास किया गया। इस छोटे छोटे इकाइयों के द्वारा, छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा 1981 से लेकर के 1999 तक का जो हमारा कार्यकाल है वह 1981 की संशोधित जनसंख्या नीति के आधार पर ही अपनाया गया। इस दौरान कोई बहुत सारे परिवर्तन नहीं हुए या कोई रणनीतिक बहुत परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि सामान्यतः 1976 में लाई गई जनसंख्या नीति का बृहद विरोध हमारी सरकारों को इस चीज़ के लिए साहस जुटाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा था कि जनसंख्या नीति को लेकर के कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा तो जनसंख्या फिर से विरोध करने लगेगी। इस कारण 1981 का जो संशोधित जनसंख्या नीति थी
उसका कार्यकाल लगभग 20 सालों तक चला। करीब 20 सालों तक उसी मापदंडों को थोड़े परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया और जनसंख्या नीति को उसी रूप में हमारे देश में लागू रखा गया। छात्रों, हमारी नई जनसंख्या नीति 2001 का संचालन 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से किया गया। इसमें कई सारे प्रावधान जो हमारे 9वीं पंचवर्षीय योजना के हैं उनको भी आधार बनाया गया था। जैसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रजननता की दर को सुधारने का प्रावधान किया गया था, मृत्यु दर को कम करने का प्रावधान किया गया था, जनसंख्या वृद्धि की दर को रोकने का प्रावधान किया गया था, आबादी पर काबू पाने के लिए जो उस समय काहिरा मॉडल चल रहा था उसी को आधार मान करके इस योजना में भी कई सारे उपाय अपनाए गए थे। परिवार के को एहसास दिलाया गया कि छोटा परिवार सुखी का आधार होगा, ऐसे योजनाओं को शामिल किया गया था। और इन सभी योजनाओं को आधार बना करके फरवरी के महीने में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जो हमारे वर्तमान जनसंख्या नीति के रूप में जानी जाती है। इस नीति के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन लीड कर रहे थे। उन्हीं की अध्यक्षता में इस जनसंख्या नीति का गठन किया गया था, ये जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया था। सरकार ने इस जनसंख्या नीति को अपने संसद में तमाम डिस्कशन के बाद स्वीकार किया और इसे फरवरी 2000 से भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। इस जनसंख्या नीति में कई सारे उपाय अपनाए गए थे, जिन उपायों के द्वारा भारतवर्ष में जनसंख्या नीति को स्वीकार किया गया है। वो उपाय क्रमशः अलग अलग करके मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। पहला उपाय था छात्रों, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समुचित सेवा प्रणाली की स्थापना करना एवं गर्भ निरोधक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा जो है उसे आवश्यकता के अनुरूप पूरी तरीके से विकसित करना और उसे उपयोग योग्य बनाना। कई बार ऐसा देखा गया था कि पेपर पर तो योजनाएं हमारी बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो उपयोग योग्य नहीं था, तो उसे उपयोग योग्य बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करने का लक्ष्य रखा गया। ये हमारा पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था वर्ष 2010 तक जो जनसंख्या की वृद्धि की दर थी वो 2.1% से नीचे लेकर के आना था। अगर वर्तमान स्थिति को मैं देखूँ तो यह दर हमें लगता है कि हम 2026 तक प्राप्त कर पाएंगे, जो उस समय लक्ष्य लग रहा था। और अंदाज़ा था कि अगर हम 2 से कम जनसंख्या की वृद्धि को दर को कर देंगे तो हमारी जनसंख्या का विकास दर स्थिर हो जाएगा। इसके लिए प्रयास किया गया था, कोशिश किया गया था कि जनसंख्या 2045 तक हमारी जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाए, उस पर हमारी जनसंख्या की वृद्धि उतनी ही हो जितनी हमारी मृत्यु दर है, अर्थात जनसंख्या और मृत्यु दोनों का आंकड़ा बराबर हो। और इस नाते ये आंकड़ा बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि मृत्यु को हम बढ़ा देंगे, मृत्यु को तो कम करना था ही, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि को भी के दर को भी नीचे लेकर के आना था, ताकि हमारे जनसंख्या में जो निरंतर ऐड हो रहा है उसे रोका जा सके। तीसरा उद्देश्य था जो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चे हैं, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, या महिला है, चाहे पुरुष है, उन सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि जब लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा, साक्षर होंगे लोग, तो जनसंख्या को वो जो सामाजिक अपराध के रूप में है, जो सामाजिक अंधविश्वास के रूप में है, उसे मानने से स्वीकार करेंगे और जनसंख्या पर अपने आप नियंत्रण लागू हो जाएगा। चौथा उद्देश्य है स्कूलों में जो हमारे बच्चे इनरोल्ड होते हैं और वो छोड़ देते हैं, उनके प्रतिशत को ड्रॉप आउट केसेस जिसे हम लोग कहते हैं, उनके प्रतिशत को, उनके अनुपात को 20% तक कम लेकर के आना था। 20% तक उसमें कमी लाना ये उद्देश्य रखा गया था। पांचवा उद्देश्य हमारा जो था वो शिशु मृत्यु दर को 1000 प्रति जीवित बच्चों पर मात्र 30 करना था। अभी तक ये 48 था, जिसे घटा करके ये लक्ष्य रखा गया कि अब लगभग 1000 प्रति नवजात शिशु जो हमारे जन्म ले रहे हैं, उनमें से मृत्यु दर जो शिशु की मृत्यु दर होगी वह घटा करके 30% तक रखा जाए। जच्चा मृत्यु दर का अनुपात जो है वो 1 लाख संतानों पर 100 से कम लेकर के आना था। जच्चा मृत्यु दर का मतलब है छात्रों यहाँ पर मातृ जननी मृत्यु दर हम कहते हैं, जो डिलीवरी देते समय माताओं की मृत्यु हो जाती है, उस माताओं की मृत्यु को 1 लाख संतानों पर 100 से कम लेकर के आना था। 100 से कम लेकर के आने का मतलब है कि 1000 पर एक जननी की हमारी मृत्यु हो, जो अभी तक 8 थी, उसे घटाने का लक्ष्य रखा गया था। सातवां उद्देश्य हमारा है जो तमाम बीमारियां थीं उस समय, छोटी छोटी बीमारियां थी या खसरा, इस प्रकार के चिकन पॉक्स जैसे बीमारियां थी, जिन भी बीमारियों को टीके से रोका जा सकता था, उन सभी बीमारियों
के लिए टीकाकरण का उपलब्धि कराना और इसे हर बच्चों तक निःशुल्क उपलब्ध कराना था। सिर्फ टीकाकरण का विकास ही करना नहीं था, हर बच्चों तक यह टीका निःशुल्क उपलब्ध हो जाए, ऐसा प्रयास भी भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत किया था। 8वां लक्ष्य था कि लड़कियों की जो उम्र विवाह की थी वो 18 वर्ष थी, अब इसे और बेहतर बनाया जाए, इसे और बढ़ाया जाए और 20 वर्ष पर लागू किया जाए। मतलब जो हमारी न्यूनतम बालिकाओं का विवाह उम्र 18 साल थी, उसको बढ़ा करके 20 वर्ष तक लागू करने का प्रावधान भी किया गया था। 9वां लक्ष्य हमारा था, जो अभी प्रसव हमारे घरों में हुआ करते थे, उन प्रसवों को अब 80% अस्पतालों में और 100% तक शिक्षित कुशल जो हमारे नर्सेज हैं, जो कुशल हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी देखरेख में किया जाना लक्ष्य रखा गया था। जब महिलाओं के द्वारा जो बच्चे जन्म लेंगे वो प्रशिक्षित और शिक्षित डॉक्टरों की निगरानी में होंगे तो इनकी मृत्यु दर कम होगी, और मृत्यु दर कम होगी तो जो आम टेंडेंसी थी कि जनसंख्या जन्म लेने के साथ साथ मर जाया करती थी, इस नाते गाँवों में स्पेशली अधिक जनसंख्या जन्म देने का प्रथा था या लोग अधिक जनसंख्या जन्म देने के लिए ललायत हुआ करते थे, तो उस पर रोक लगेगा, वो अंधविश्वास या वह भय कम करने का प्रयास किया गया था। ये हमारा अगला लक्ष्य रखा गया था। 10वां उद्देश्य हमारा था कि सभी लोगों तक जनसंख्या के क्षमता के बारे में, जनसंख्या के गर्भनिरोधक उपायों के बारे में, परिवार नियोजक के कार्यक्रमों के बारे में, इन समस्त चीज़ों के बारे में सभी लोगों तक आवश्यक सूचनाएं पहुंचाना, आवश्यक जानकारी पहुंचाना, ये हमारा 10वां लक्ष्य रखा गया था। 11वां लक्ष्य था हमारा 100% जन्म, मरण, विवाह एवं गर्भ का रजिस्ट्रेशन कराना। अभी तक अंदाज़ा लग नहीं पाता था कि वास्तव में कितना जन्म हुआ और कितना मृत्यु हुआ। कई बार आंकड़ों के कलेक्शंस में कई प्रकार की भ्रांतियां पाई गई थी, तो भारत सरकार ने कोशिश की थी इस 2001 की जनगणना में कि अब हमें 100% जनसंख्या का रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो जन्म का हो, चाहे वो मरण का हो, चाहे वो विवाह का हो, चाहे वह गर्भधारण का हो, सभी चीज़ों का 100% रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे एक कार्य योजना तैयार करने में सरकार को सहजता प्राप्त होगी। उस समय एड्स जैसी बीमारियां भी बहुत फैली हुई थी, तो उसके लिए सरकार का जो 12वां उद्देश्य था वो ये था कि एड्स के प्रसार को रोकना एवं लोगों तक उसकी सूचनाएं पहुंचाना कि इसके निराकरण के उपाय क्या हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसको प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। बल्कि उसी दौरान भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का गठन भी किया था, जो इससे जुड़े हुए तमाम सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाता था। जो तमाम अज्ञानताएं थीं, कैसे रोका जाएगा, लोग उसको छुआछूत की बीमारी मान लेते थे, तो इन तमाम चीज़ों को रोकने का जो है उपाय लोगों तक पहुँचाना भी इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य था। छात्रों, अगला उद्देश्य हमारा था कि जो संक्रमण रोग हमारे हैं, जैसे हम एसटीडी रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, गुप्त रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और इन तमाम रोगों पर सरकार की चिकित्सा प्रणाली के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंध स्थापित करना, पूर्ण रूप से इसको कंट्रोल कर लेना, ताकि इससे किसी भी प्रकार का घातक परिणाम ना हो सके। यह भी हमारे इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत उद्देश्य रखा गया था। इसके अलावा इसी जनसंख्या नीति में हमारे यहाँ 14वां जो उद्देश्य मैं कह सकता हूँ यह भी था कि शिशु स्वास्थ्य का देखभाल किया जाए। जो हमारी जननी है उसके स्वास्थ्य की देखभाल किया जाए। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि एक कोशिश की गई थी कि जो हमारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो हमारी जननी है, इनकी जब तक कि वह एक आवश्यक उम्र से आवश्यक समय सारणी को पार नहीं करती हैं, तब तक उनकी पूरी की पूरी देखभाल जो है वो सरकार के नियंत्रण में किया जाएगा, सरकार के देखभाल में किया जाएगा। इसका भी प्रयास इस योजना के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा जो हमारा 15वां उद्देश्य है, वो जो लोकसभा की सीटें थी उनका जो आवंटन होता था वह लगभग हर साल बढ़ा दिया जाता था, हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता था। तो उसके लिए भारत सरकार ने 1971 की जनगणना का जो आधार था, उसी जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों के आवंटन को निर्धारित कर दिया। अब उसके आधार पर जनसंख्या जो थी उसी के आधार पर लोकसभा के सीटों का निर्धारण होगा। तो जो उस समय के नेता थे, हमारे जो राजनेता थे, वह बढ़ती हुई जनसंख्या को अपना एक वोटर मान लेते थे। उनको लगता था कि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हो जाएगी, हमारी लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें छोटी हो जाएंगी, तो जिससे हमें अब कम लोगों पर, कम क्षेत्र पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और आसानी से उसको हम अपने पक्ष में डाल देंगे। तो इसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और इसके आधार पर यह कोशिश की गई, हमारे संविधान में संशोधन भी किया
गया। संविधान का अनुच्छेद 84वां इसी संशोधन के रूप में जाना जाता है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जाना जाता है। तो उस समय हमारे जो लोकसभा की सीटें हैं उनको 2026 तक बढ़ा दिया गया कि 543 सीटें हैं, तो वो 543 सीटें वही रहेंगी, उस सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, उनका परिसीमन बदल दिया जाएगा लेकिन सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या बढ़ने से अब जनसंख्या का दबाव भी लोकसभा की सीटों पर पड़ेगा। तो जो राजनेता उस समय के हैं वो ऑटोमेटिकली जनसंख्या के विकास को रोकने का प्रयास करेंगे, चूँकि उनके ऊपर जनसंख्या के दबाव का एक प्रभाव पड़ेगा। तो ये सकारात्मक प्रभाव के लिए भी इस जनसंख्या की नीति में योजनाएं बनाई गई थी। 16वां आप कह सकते हैं उद्देश्य था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये स्लोगन है, इसको हर घर घर तक पहुंचाना। बल्कि इसी दौरान हम दो हमारे दो योजना का भी एक स्लोगन दिया गया और लोगों तक इसको सहजता से पहुंचाने के बारे में सूचनाएं बनाई गई। इसमें कई सारे संगठनों को भी जोड़ा गया था। तो ये भी हमारा 16वां उद्देश्य था, हमारी जनसंख्या की नीति का है। 17वां उद्देश्य आप कह सकते हैं कि छोटे परिवार के मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पंचायतों को एवं जिला परिषदों को पुरस्कार देना शुरू कर दिया था। जिन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सबसे अधिक प्रभावी होंगे, उस लोकसभा को, राज्यसभा को, पंचायत राज्यों को केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें पुरस्कार देंगी। तो इससे ज़मीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी जनसंख्या के नियंत्रण के कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा। यह इस योजना का एक और उद्देश्य था हमारा। 18वां उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा जो हमारी थी कक्षा 5 तक, और अब तो कक्षा 8 तक की शिक्षा शामिल कर दी गई है, इसको मुफ्त करना। मुफ्त करने के पीछे मैंने पहले भी आपसे बताया कि उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे तो वो कम से कम जनसंख्या संबंधी जो चुनौतियां हैं उसको समझने में परिपक्व होंगे, और आने वाली जनसंख्या वृद्धि के बारे में, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो जनसंख्या वृद्धि के बारे में वह प्रयास नहीं करेगी जो हमारे एक अनपढ़ जनसंख्या करती है। तो इस रूप में भी इसको शामिल किया गया था। जो हमारा अगला प्रयास है कि जो दंपति हम दो हमारे दो को एक्सेप्ट करेगी और हम दो हमारे दो के बाद बंधाकरण की रीति को अपना लेगी, सरकार उनको 5,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। तो कुछ मुद्रा लाभ के द्वारा भी उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि जो जनसंख्या संबंधी ऑपरेशंस कराएंगे उनको 5,000 का पुरस्कार मिलेगा। तो इसके नाते भी जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं वह अनावश्यक जनसंख्या की विधि से बचना चाहेंगे और अपने जनसंख्या संबंधी ऑपरेशन कराएंगे, जिससे जनसंख्या के नियंत्रण में एक सकारात्मक पहल देखने को मिलेगी। यह सरकार की 19वीं योजनाएं थी जो इस योजना के तहत बनाई गई थी। इसके अलावा जो दंपति दो बच्चों के बीच में एक अच्छा अंतर रखता है, उसके लिए भी सरकार ने, उनके देखभाल के लिए भी सरकार ने 5500 रुपये का पुरस्कार दिया था। हर जन्म पर अगर करीब 2 से 3 साल का गैप है, अंतर है, तो उसके लिए सरकार ने पुरस्कार की राशि की भी घोषणा की थी। यह भी जनसंख्या नीति के तहत एक उपाय था। इसके अलावा जो हमारे गर्भपात के उपाय थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया था। वैज्ञानिक रीति से इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि एक भ्रांतियाँ थी उस समय कि जनसंख्या संबंधी जो ऑपरेशंस होते हैं उससे मानव कमज़ोर हो जाता है, उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, और ऐसे तमाम भ्रांतियाँ थी। तो उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने उनको वैज्ञानिक रीतियों से उसको अपनाने का प्रयास किया, जिससे लोगों में यह मैसेज जाए कि हाँ, जनसंख्या संबंधी ऑपरेशन करा लेने से किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। तो ऐसे प्रभावी उपाय भी भारत सरकार ने जनसंख्या संबंधी योजनाओं के अंतर्गत 2001 की जनगणना नीति में अडॉप्ट किया हुआ था। इसके अलावा जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं उनमें जो अधिक उम्र थी, जो उम्र का निर्धारण किया गया था 21 साल से ऊपर वाला उम्र, 20 साल से ऊपर वाले उम्र की बात की जा रही थी। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उनको पुरस्कार देने के लिए लोकल स्तर पर भी योजनाएं बनाई गई थी कि जिनका विवाह देर से होगा या उस उम्र के बाद होगा, अगर वो गरीब परिवार के लोग हैं तो उन्हें भी पुरस्कार दिया जाएगा, गाँव के स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी कार्य योजना को इसमें सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स थे वो प्रभावित तरीके से अपने चिकित्सीय सुविधा का प्रदान कर पाएँ, संचालन कर पाएँ, इसके लिए भारत सरकार ने उन अस्पतालों को उदार शर्तों पर ऋण प्रदान किया था ताकि वो एम्बुलेंस सुविधा का विस्तार कर सकें, चिकित्सीय यंत्रों का विस्तार कर सकें, ऐसे तमाम सुविधाओं का विस्तार कर सकें। इसके लिए भी हमारे इस जनसंख्या नीति के अंतर्गत कदम उठाए गए थे। और अंततः मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस योजना में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जो हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो हमारे NGOs थे, उनको भी जोड़ा गया था। बल्कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका
प्रभावी प्रतिभागिता उन्हें टैक्स बंचन की श्रेणी में भी शामिल किया गया था। यह भी हमारे जनसंख्या संबंधी 2001 के जो उपाय हैं उनके उद्देश्यों में इनको भी शामिल किया गया है। छात्रों, 2001 की जनसंख्या नीति के बाद लगभग 20 साल को होने आए हैं और 20 सालों में जो हमारी जनसंख्या नीति 2001 में शुरू की गई थी, उसी में धीरे धीरे कुछ परिवर्तनों के साथ, प्रभावी परिवर्तनों के साथ हम कह सकते हैं, जो समय की आवश्यकताएं थी उसके आधार पर किए गए परिवर्तनों के साथ इसे आज तक लागू किया गया है। और अब पुनः इसे सुधार करने के लिए, पुनः इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी कारण वर्तमान भारत सरकार ने 2015 में एक कार्य रेखा तैयार की थी और उसी कार्य स्वरूप रेखा को आगे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इस समय सुनने को आ रहा है या चलन में है, आप लोगों को भी समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही होगी कि भारत सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर लेके आ रही है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है। तो यह सुधार अब वर्तमान में 2020-21 में होना अपेक्षित है। अभी इसमें कोई स्वरूप इसका आया नहीं है, इसकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशंस नहीं है। इस नाते अभी तक के सिलेबस में हम जो वर्तमान जनसंख्या नीति है वो 2001 की जनसंख्या नीति को ही पढ़ेंगे। आने वाले समय में संभवतः हमें एक नई जनसंख्या नीति को देखना पड़े या हमें हो सकता है एक नई जनसंख्या नीति के बारे में अध्ययन किया जाए, अध्ययन कराया जाए। तो वो आने वाला एक इशू है, किंतु अभी तक जो जनसंख्या नीति है वो जो मैंने अभी आपसे चर्चा की 2001 की जनसंख्या नीति, ये उसी जनसंख्या नीति का एक आधार है। वर्तमान जनसंख्या नीति इस नाते भी सुधार करने के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि अब जो नीतियाँ 2001 की थी वो उतनी प्रभावी नहीं रही हैं। कमोबेश हम उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जो लक्षित था, उसमें कुछ लक्ष्य ही शेष बचे हुए हैं और जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्यों से अब हमारा बहुत अधिक जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ सुझाव हैं, ये कुछ आशंकाएं हैं, ये कुछ आने वाले समय में जनसंख्या नीति का स्वरूप क्या होगा उससे मिलते जुलते कुछ विचार हैं जो आने वाले जनसंख्या नीति में हमें देखने को मिलेंगे। इसके बारे में हम जब जनसंख्या नीति आएगी तो उसके लिए हम अलग से आपको एक लेक्चर के द्वारा इसकी जानकारी, इसकी सूचना आप तक उपलब्ध कराएंगे। छात्रों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप तक जनसंख्या नीति को बड़े सहज भाषा में हमने आप तक उपलब्ध कराया है और आपको इससे जुड़ा हुआ अध्ययन अच्छा लगेगा और समझ में आया होगा। इस लेक्चर में जो भी चीज़ें आपको समझ में कम आई हों उससे जुड़ा आप हमसे क्वेरी हमारे इस चैनल के तहत आप कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट जरूर प्रेषित करिएगा, जिसके द्वारा हम आप तक अपने ज्ञान के द्वारा और आपके प्रश्न के द्वारा एक इफ़ेक्टिव माध्यम के रूप में आप तक आपके क्वेरी को सॉल्व कराने में सफल हो सकें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।